नमस्कार साथियों। अपन जब परवले की मैराथन क्लास देख रहे थे तो उस टाइम पे क्या होता है कि टेक्निक इशू के कारण जो आधी क्लास थी उसके अंदर तो वही सारे थे, लेकिन आधी के बाद में जो क्लास में वॉइस कट हो गई थी, तो इसलिए वीडियो अपन ने आधा अपलोड किया। तो अब देखते हैं वापस जहां से वॉइस कट गई थी उसके बाद में वापस से सवाल देखते हैं। थोड़ा टाइम का इशू रहता है तो एक संडे को कोशिश करते हैं कि संडे को ही मैराथन क्लास अपन लेते हैं, तो इसलिए इतना टाइम लगा। मैंने इस पेज की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवानी थी क्योंकि सभी क्वेश्चन इसमें ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं पहले सवाल से वापस चीजों को। मैराथन क्लास में परवले की जो मैराथन क्लास चल रही है ये क्लास देखो, पहला सवाल देखो, एक सवाल मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि वाई स्क्वायर बराबर 8x की जीवा का समीकरण ज्ञात करना है। एक परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 8x की जीवा का समीकरण ज्ञात करना है। जो एक बिंदु है, कोई बिंदु है 2,-3 पर क्या होता है वह जीवा क्या होती है, समद्विभाजित होती है। ये कह रहा है कि कोई परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 8x, इस प्रकार से कोई परवलय है, कोई बिंदु है 2,-3 पर क्या होता है, इसकी कोई जीवा है। चलो इसी को मान लेते हैं, कोई जीवा है। ये जीवा इस बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। ये बिंदु अपन ने 2,-3 इसने दे रखा है। कोई जीवा है जो 2,-3 पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। तो अपन को क्या निकालना है, जीवा का समीकरण ज्ञात करना है। कोई जीवा किसी बिंदु पर समद्विभाजित होती है तो उसके लिए सूत्र होता था T बराबर S1। T बराबर S1 होता था। किसी वक्र के लिए अपन जब कहते थे कि उसकी जीवा है जो किसी बिंदु पर समद्विभाजित हो रही है, तो उस वक्र के लिए T बराबर S1 का प्रयोग करते थे। T स्पर्श रेखा है उस वक्र के लिए, S उस बिंदु पर जब अपन ने बिंदु P पुट किया है, बिंदु जो अपन को मध्य बिंदु दिया है उसको पुट करने के बाद में जो समीकरण होती थी वह वक्र। मैंने कहा था कि परवलय पढ़ेंगे तब तो परवलय का नाम लेंगे, दीर्घवृत्त पढ़ेंगे तो दीर्घवृत्त, अतिपरवलय पढ़ेंगे तो अतिपरवलय, और साथ ही वर्त पढ़ेंगे तो वर्त का अपन प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ परवलय की बात चल रही है तो मैं परवलय की जो स्पर्श रेखा है वह देखता हूँ क्या होती है। इसको किस प्रकार से लिखते हैं, y1, पहले मैं उसे इसके ओरिजिनल रूप में लिखता हूँ, बाद में इसमें x1 और y1 का क्या कर देंगे, मान पुट कर देंगे। देखो y1 प्लस 4 x प्लस, अब ये मैं ऐसा करता हूँ 8x को इधर ले लिया तो ये माइनस का होगा। चलो ये माइनस का x1 बराबर S1 का मतलब इस परवलय के अंदर ही x1 और y1 पुट करना है, क्या होगा y1 का स्क्वायर माइनस 8x1 का 8x1। अब तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ बिंदु जो 2,-3 है वही सिर्फ इसमें क्या करना है, पुट करना है। जैसे मैंने 2,-3 इसमें पुट किया तो -3y माइनस 4x प्लस 2 बराबर y1 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 8x मतलब 16, x1 मतलब 16। जैसे मैंने इसको सोल्व किया तो क्या प्राप्त हुआ, 3y माइनस 4x माइनस 8 बराबर माइनस का 8, सॉरी मैं इसको 9 और माइनस के 16। अब देखो मैं इस पूरे x और y के टर्म को अगर ले जाता हूं, मैं इस वाले टर्म को, पूरा टर्म को मतलब RHS की तरफ ले जाता हूं तो क्या होगा 4x प्लस 3y प्लस, ये प्लस उधर गया तो माइनस के 8 9 में से 8 गए तो 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये मुझे उस जीवा का समीकरण प्राप्त हुआ है, जीवा का समीकरण प्राप्त हुआ है। कुछ नहीं करना, सवाल देखना है। और ये सवाल अपन को कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछा गया है। इतना आसान सवाल कॉलेज लेक्चरर 2020 के अंदर अपन से पूछा गया है कि कोई परवलय दिया है, उसकी अपन को एक जीवा का समीकरण निकालना है। जीवा का समीकरण निकालना है तो उसने ऐसा कहा है कि कोई जीवा है जो एक बिंदु दे रखा है 2,-3 पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। तो ये बिंदु समद्विभाजित, जब कोई बिंदु किसी जीवा को समद्विभाजित करता है तो उसके लिए T बराबर S1 अपने पास क्या होता था, फॉर्मूला होता था। मैंने 3 सूत्र बताए थे, इन चीजों को थोड़ा याद रखना क्योंकि सभी वक्रों में काम आने वाले हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक स्पर्शिका है, स्पर्शयुग्म तो SS1 बराबर T स्क्वायर करके, एक मैंने कहा था स्पर्शिका मतलब T बराबर 0 वाला, एक मैंने कहा था कि समद्विभाजित वाला तो T बराबर S1 वाला, तो ये अवध्रुवी के लिए भी T बराबर 0 वाला। तो ये चीजें मैंने याद करवाई थी। तो ये चीजें यदि अपन थोड़ा मेमोराइज रखेंगे ना तो चीजें क्या आसान हो जाएगी और चीजें अपन को
वापस से प्रूव करनी नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें मैंने कहा था कि ये छोटी छोटी चीजें जिनको अपन याद कर लेंगे तो बहुत भयानक वाले सवाल जिसको अपन समझ नहीं पाएंगे उनको भी अपन आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला सवाल था। इसके पहले अपन ने 10 से 15 साल पहले करा चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है उसमें कि एक परवलय है, परवलय दे रखा है उसमें y बराबर 4ax टाइप का परवलय है, समझना परवलय। ये सवाल आया हुआ है आरपीएससी के अंदर। तो ये कहा है इसमें कि एक परवलय है y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए एक द्विकोटि दे रखी है PQ और उस द्विकोटि की लंबाई 8a दे रखी है। तो उसने कहा है कि जो द्विकोटि बनी है 8a लंबाई की, मतलब P और Q, उससे जो यदि मैं नाभि से इनको मिलाऊं तो उनके मध्य कोण मुझे ज्ञात करना है। मतलब यूं कहा है कि कोई परवलय है, परवलय का समीकरण दे रखा है, इसके y बराबर और एक स्टैंडर्ड टाइप का परवलय है। उसने कहा है कि ये परवलय है, इसकी ये द्विकोटि, ये जो द्विकोटि है, और यहाँ मेरी नाभि, चलो मैं थोड़ा दूर बनाता हूँ इसको तो नाभि में दिक्कत नहीं आएगी। ये द्विकोटि उसने यहाँ बना रखी है और उसने कहा है कि ये कोई नाभि है। द्विकोटि की लंबाई उसने 8a दे रखी है। कितनी दे रखी है? 8a दे रखी है। ये 8a दे रखी है और उसने कहा है कि द्विकोटियों के सिरों को जब मैं नाभि से मिलाऊं ना तो इसके मध्य का ये कोण ज्ञात करना है। मतलब मैं इस या तो ये कोण निकाल के इनको दुगुना कर दूं या फिर दोनों कोणों को अलग अलग निकाल दूं, यदि ये हो सकता है। अब देखो, तो पहले बार वापस से सवाल पढ़ता हूं कि PQ परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की द्विकोटि है, तब द्विकोटि की लंबाई 8a है। तो परवलय जो द्विकोटि के सिरों से नाभि पर जब मिलाते हैं तो उनके मध्य के कोण का मान अपन को ज्ञात करना। देखो एक चीज समझते हैं, इस परवलय के लिए नाभि क्या होती थी? नाभि इसके निशान क्या होते थे? 1,0 1,0 होते थे। मैंने ये कहा था कि जो ये अपने पास ये दूरी होती है, ये 8 है, तो ये तो कितनी होती थी? 4 है, और ये भी कितनी होती थी? 4 है। ये क्या है? किसके निर्देशांक है अपने पास? ये अपने पास यदि जो भी मैं x अक्ष से दूरी लेता हूं सबके किसके निर्देशांक होते हैं? y के। मतलब 4a ये थी और ये 4a ये थी, माइनस के 4a या फिर 4a के दूं इसको। मतलब y से जितनी भी दूरियां होगी, मतलब x अक्ष से जितनी भी दूरियां होगी वो किसकी होगी? x निर्देशांक की होगी, माइनस के y। अब जो ये दूरी मेरे पास 4a है, ये वाली दूरी मेरे पास 4a है, और ये वाली दूरी कितनी थी मेरे पास? a। ये वाली दूरी मेरे पास 4a थी। चलो इसको ऊपर करके देखते हैं। ये ये y निर्देशांक अपने पास, अब ये बिंदु P है, ये अपने पास परवलय पे है कि नहीं है? परवलय पे है। तो y का निर्देशांक जो 4 है वो इस परवलय को संतुष्ट करेगा। एक बार संतुष्ट करवा के देखते हैं। 4a का मतलब 16a स्क्वायर बराबर 4ax। मतलब यहाँ से a से a कट गया, 4 से ये कटा, तो ये मान x बराबर कितना आ गया? 4। मतलब x निर्देशांक का मान भी मेरे पास क्या आ गया? 4 है, और यहाँ से x निर्देशांक का मान भी क्या आ गया? 4 है, तो माइनस का 4। अब आप चाहो तो मुझे इस बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक मिल गए तो यहाँ से मैं डाल सकता हूँ। आप चाहो जैसे इस दोनों रेखाओं के मध्य ढाल निकालेंगे, मतलब ये वाला x अक्ष के साथ कोण, x अक्ष के साथ कोण बना उसको दोगुना कर लेंगे, मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ। अब मुझे थीटा निकालना है तो 2 अल्फा है। जैसे मैंने अल्फा का मान निकाला तो क्या होता है? y2 माइनस y1, मतलब 4a अपॉन, या 10 अल्फा के नाम से लिख लेता हूँ मैं। चलो 10 अल्फा, ढाल को मैं क्या लिख रहा हूँ? 10 अल्फा बराबर 4a अपॉन 0 बटा फिर 4a माइनस a, मतलब y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 से अपन ढाल निकालते हैं। और ढाल क्या होती है? tan थीटा। tan मतलब tan थीटा, ढाल को क्या लिखते हैं? tan थीटा मतलब dy अपॉन dx टाइप में लिखते हैं तब। तो tan थीटा हुआ, तो जो tan थीटा या फिर tan अल्फा बराबर, थीटा का मान तो पूरा है, थीटा बराबर यहाँ क्या है? 2 अल्फा है। अब मुझे थीटा का मान निकालना है। मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा निकालना, लेकिन मैंने आधा क्या मान लिया? अल्फा। तो आधे का दुगना ही मेरे पास क्या है? थीटा है। जैसे मैंने इसका मान निकाला तो क्या प्राप्त हो गया? यहाँ से 4a अपॉन 3a, a से a कट गया और 4 बटा 3, मतलब मेरे पास जो अल्फा का मान प्राप्त हुआ tan इनवर्स 4 बटा 3 प्राप्त हुआ। तो मुझे जो थीटा का मान मिलेगा, सीधा सा सवाल था, तो क्या प्राप्त हो गया? 2 tan इनवर्स 4 बटा 3। ये मेरा आंसर है। वापिस से सुनते हैं सवाल को। क्या कहा है? एक परवलय का समीकरण दे रखा है, उसकी कोई द्विकोटि है P और Q। इसके द्विकोटि के सिरों से नाभि पर क्या डाले? अपन ने सिरों को मिला दिया, नाभि से इन सिरों को, दोनों सिरों को मिला दिया, तो उनके मध्य के कोण ज्ञात करना। मैंने जो अर्ध
वाला कोण था उसको अल्फा माना, क्योंकि मुझे इस वाली रेखा की ढाल पता चल जाएगी। ढाल का मतलब क्या है, इस एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष तो होता था, इस एक्स अक्ष के साथ कोण, एक्स अक्ष के साथ जैसे कोण निकालेंगे उसको दुगुना कर देंगे तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, थीटा। मतलब दोनों सिरों से जब द्विकोटि के दोनों सिरों को मैंने नाभि से मिलाया तो उनके मध्य मेरे पास क्या आ गया, कोण प्राप्त हो गया। अगला सवाल देखते हैं अब। एक सवाल कहा जा रहा है अपन को, आरबीसी से 2015 में पूछा गया सवाल है, कोई परवलय दीर्घ है, परवलय x स्क्वायर अपॉन 4y के अभिलंब पाद का अपन को निर्देशांक ज्ञात करना है। और उसने कहा है कि जो अभिलंब पाद है या फिर जो अभिलंब है जो 45 डिग्री प्रवणता की रेखा की लंबवत है। उसने कहा है कि कोई अभिलंब है जो 45 डिग्री प्रवणता के लंबवत है। और जो अपन को परवलय दे रखा है किस प्रकार का है, परवलय x स्क्वायर अपॉन 4y, इस प्रकार का परवलय दे रखा है। तो एक घात इधर किधर y की तरफ, तो ये बनने वाला जो परवलय किस प्रकार का होगा, इस प्रकार से होगा। और यहां से कहा है उसने कि एक 45 डिग्री प्रवणता की एक रेखा है, ये 45 डिग्री का कोण है कि प्रवणता की एक रेखा है, उसके लंबवत है, मतलब पाद बिंदु यहां है, इसके लंबवत है, ये अभिलंब है। एक्स स्क्वायर, एक बार फिर वापस से सवाल पढ़ता हूं कि परवलय एक्स स्क्वायर अपन 4y के अभिलंब पाद के अपन को निर्देशांक निकालने हैं जो 45 डिग्री प्रवणता की रेखा के क्या है, लंबवत है, ये अपन से कहा है। तो अपन जानते हैं कि जो इसके शीर्ष के निर्देशांक पे क्या हो गए, 0,0। और ये भी अपन को इस रेखा की ढाल उसने दे रखी है, क्या दे रखी है, रेखा एल की ढाल क्या दे रखी है उसने, 45 डिग्री, मतलब tan 45 का मान उसने अब कितना होता है, 1 होता है। तो क्या मैं इस परवलय से की समीकरण से भी एक ढाल निकाल सकता हूं, ढाल का समीकरण से ढाल निकाल सकता हूं। देखो मैं इसको x के सापेक्ष अवकलन करूं तो क्या होगा, 2x dy अपॉन dx, 2x dy, सॉरी यहां तो 2x आएगा, डिवाइड अपॉन dx इधर आएगा, 4 dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का मान क्या आ गया, dy अपॉन dx का मान क्या दे रखा है, 1। जैसे dy अपॉन dx का मान अपन को 1 दिया तो 2x बराबर 4.8, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो x का, जो मुझे x निर्देशांक का मान प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 1। जो मुझे x निर्देशांक का मान प्राप्त हुआ वो x है, और पांच बिंदु भी इसी परवलय पर कहीं ना कहीं स्थित है, पांच बिंदु पर भी इसी बिंदु पर कहीं इस परवलय पर कहीं ना कहीं स्थित है। तो ये बिंदु x है तो इस परवलय को संतुष्ट करेगा। जैसे ही मैंने x का मान 2 रखा, जैसे ही मैंने x का मान 2 रखा तो 2 दूनी का 4, 2 का स्क्वायर बराबर 4y। तो y का जो मान मुझे मिला वो कितना प्राप्त हो गया, 1। जो y का मान मिला वो है, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2,1। तो एक सीधा सा सवाल है, ये आरबीसी से 2015 में पूछा गया। पत्नी कहा कि एक रेखा दीर्घ 45 डिग्री थे, इसके लंबवत कोई अभिलंब है, अभिलंब है मतलब इसके लंबवत इसी पाद बिंदु भी यही होगा, पाद बिंदु यही होगा, या तो अपन यहां से निकाल सकते हैं, और दूसरा एक और तरीका है जिससे अभिलंब के समीकरण को भी से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। जब अपन को इस रेखा की ढाल पता चलेगी, इस रेखा की ढाल पता चलेगी, इसको कितना डिग्री घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। 135 डिग्री पर ढाल का, इसका ढाल का क्या समीकरण अपन पुट कर देंगे तभी अपन को आंसर मिल जाएगा। अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया कि ढाल का समीकरण उसने दे रखा है, ढाल का मान दे रखा है, अपन ने इस परवलय को, ये कोई रेखा है, ये रेखा, तो इस परवलय से अपन ने इस रेखा की क्या निकाली, समीकरण निकाली। तो यहां से अपन को क्या मान प्राप्त हो गया, 2,1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपन से, ये सवाल हो गया, हाँ एक अच्छा सवाल है। क्या है सवाल, परवलय y स्क्वायर प्लस 4x, बहुत सारे सवाल करा चुके, इस टाइप के सवाल अपन बहुत सारे करवा चुके। ये जो इस सवाल आप करोगे ये आप खुद आप करने की कोशिश करना कि
अक्ष क्या, उसकी नियता का प्रति अक्ष, अक्ष व नियता का प्रतिच्छेद बिंदु अपन को ज्ञात करना है कि ये कोई प्रॉब्लम है, इसकी अक्ष व नियता का क्या निकालना है, अपन को प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। चलो इसको पहले स्टैंडर्ड प्रॉब्लम में बदलने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है, इसके बाद में एक सवाल है जो आप करना, पहले मैं इसको करवा देता हूं। देखो y स्क्वायर प्लस 2y, ये हाँ ये दे रखा है, प्लस 4x माइनस 8 बराबर 0। मैं क्या करता हूं, इसमें y को y में द्विघात समीकरण बनाना चाहता हूं तो एक जोड़ देता हूं और एक घटा देता हूं, 4x माइनस 9। तो यहां से क्या हो गया, y प्लस 8 का होल स्क्वायर, मैं इसको बाहर ले जाऊं तो माइनस का 4 को मिल लूं तो x प्लस 9 बटा x प्लस 9 बटा, इधर गया तो क्या हो जाएगा, एक बार पूरे समझ लो इस चीज को, क्या हुआ कि माइनस का 4x प्लस 9 हो गया था, y प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस का 4 जैसे ही मैंने को मिल गया तो x माइनस के 9 बटे 4 आ गया। अपन वही अब वो निकालने, एक तो अक्ष और एक निकालने नियता, अपन ने जिन शब्दावलियों का प्रयोग किया है उसी का करेंगे। क्या होता था, क्या कहते थे अक्ष के लिए, अक्ष के लिए कहते थे द्विघातीय चर को करना है 0 के बराबर। द्विघातीय चर क्या, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब y बराबर क्या माना गया, माइनस का 1। y बराबर क्या माना गया, माइनस का 1। नियता क्या होती थी, नियता अपने पास होती थी एक घातीय चर बराबर माइनस का 1, एक घातीय चर बराबर माइनस का 1। और ए क्या होता था, ए होता था एक घातीय चर के, एक घातीय चर के अंदर किसका भाग दे देते 4 के, वो एक घातीय चर के गुणांक के अंदर एक घातीय चर ये है, इसको कैपिटल x मान लेते। x के गुणांक में यदि मुझे 4 का भाग दिया तो माइनस का 1 प्राप्त हुआ। इसके इसमें भाग दिया, चलो इसको पहले स्टैंडर्ड रूप में बदलते हैं, फिर वापस इसका रूप देखेंगे। इसको लिखते हैं कैपिटल Y बराबर माइनस का 4 और कैपिटल X का असली चेहरा ये है माइनस का 9 बटा 4, x का असली चेहरा ये है। और मैंने क्या कहा था कि यहां से a का मान क्या प्राप्त हो रहा है, a का मान यहां से प्राप्त हो रहा है माइनस का 1। तो मैंने क्या कहा था, एक घातीय चर का मतलब असली चेहरा रखूं या फिर देखो पहले बिना एक असली चेहरा लिखते हैं, एक घातीय चर बराबर माइनस और माइनस का 1, और एक घातीय चर क्या है मेरे पास x माइनस 9 बटा 4, असली चेहरा ये। जैसे ही मैंने उधर भेजा इसको तो x बराबर 1 प्लस 9 बटा 4, तो क्या मान प्राप्त हो गया, जैसे मैंने इसमें जोड़ा उधर गया x प्लस क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या था माइनस की मैंने 4 कॉमन लिया तो x माइनस 9 बटा 4, x माइनस 9 बटा 4। तो यहाँ मैंने एक घातीय चर को किसके बराबर लिख दिया, माइनस के 1 है, और मैंने a का मान क्या आ गया, जैसे 4 का भाग लगाया इसमें तो क्या आ गया माइनस का 1, जैसे 4 का भाग लगाया तो क्या आ गया माइनस का 1। जैसे अपन यहां से देख रहे हैं कि 9 बटा 4 माइनस का 1, सॉरी यहाँ माइनस का 1। देखो वापस एक बार देखते हैं क्या है, नियता का समीकरण अपने समीकरण से लिखा, चलो ठीक है, माइनस का 8 इसमें आंसर कुछ अलग दे रखा है, फिर भी देखो यार ठीक है, माइनस का 4 जब इसको उधर भेजा तो 4 माइनस के 4x प्लस के 9, ठीक है। जब मैंने माइनस के 4 को मान लिए तो x माइनस का 9 बटा 4 सही है बिल्कुल। द्विघातीय चर को 0 कर दिया तो ये y का मान तो माइनस का 1 प्राप्त हो गया, बिल्कुल सही है। और एक घातीय चर के गुणांकों में यदि 4 का भाग देता हूं तो वो मेरे पास क्या देता माइनस का 1। मतलब मैं कहता था कि जो नियता का समीकरण होता है वो तो होता है माइनस का 1, नियता का जो समीकरण होता है वो तो होता है माइनस का 1, और जो नाभिलंब का जो मेरे पास समीकरण होता था तो y बराबर क्या लिखता था मैं a। अब मुझे चाहिए नियता का समीकरण, तो y बराबर क्या लिख दिया मैंने माइनस का 1, मैंने y बराबर माइनस a लिखा, जबकि a का मान मुझे क्या मिला था 1, तो 1 मान लिख दिया मैंने यहाँ। तो एक घातीय चर के बराबर मैंने माइनस का a लिखा नियता के लिए। जैसे मैंने माइनस का a लिखा और एक घातीय चर का असली चेहरा क्या x माइनस 9 बटा 4, x माइनस 9 बटा 4, जैसे मैंने गुणा किया था प्लस 9, ठीक है। तो मैंने ये लिखा तो क्या प्राप्त हो गया, x बराबर मुझे यहाँ से मिल रहा है 13 बटा 4, क्योंकि ये तो मान नहीं आ रहा, x माइनस y माइनस 1, ठीक है, ये तो ठीक है, y का मान 2 आ गया। y का मान रखे अपन x का मान यहाँ से निकाल सकते थे, y का मान रखा तो कितना हो गया 1 और 2 कितने 3 माइनस के 4 माइनस, चलो एक बार यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको यहाँ से भी इससे भी निकालेंगे। एक और तरीका है इसको निकालने का, अपन को चाहिए
अक्ष और नियता, इसका अक्ष और नियता का परिचय बिंदु निकालना है, तो ये अक्ष और नियता को यहाँ काटेगा। तो मैंने इस कहीं ना कहीं इसके अंदर मान रख दूंगा। जैसे मैंने इसके अंदर मान रखा तो क्या होगा, y का मान तो मुझे क्या दे रखा है, माइनस का एक, तो फिर भी दिक्कत आ जाएगी। तो क्या से निकलेगा भाई, y का मान, नियता का मान उसने दे रखा है अपन को, नियता का एक घात चर बराबर माइनस का a होता है, ठीक है, एक घात चर बराबर माइनस का a, सॉरी एक घात चर बराबर प्लस का a होता है नियता के लिए, नाभि के लिए होता है माइनस का, हाँ यहाँ दिक्कत है, चलो ठीक है, प्लस माइनस का आ गया, जैसे मैंने उधर भेजा तो ये माइनस का एक, और यहाँ से मान मिल गया मुझे 5/4, ये मेरा आंसर था। तो नियता और इनका प्रतिच्छेद बिंदु अब मिला वो x और y, जो क्या मिला 5/4 माइनस का 1। हाँ, एक नियता का होता है एक घातीय चर को मुझे एक के बराबर करना होता है, और नाभि लंब को लिखता हूँ माइनस का a टाइप। चलो ठीक है, यहाँ से हो गया। अगला सवाल करते हैं। एक सवाल है सीधा जो करना, वही नाभि और नियता की निर्देशांक अपन को दे रखे हैं, नाभि और नियता के समीकरण अपन को दे रखी है, और अपन को निकालना है परवलय का समीकरण। एक बार निकालना इसको आप, नाभि दे रखी है, देखो इस नियता की समीकरण मुझे दे रखी है, इस नियता की समीकरण दे रखी है 6x - 7y + 5 = 0, और इस नाभि यहाँ कोई नाभि है, चलो इसको थोड़ा सा सही बनाता हूँ। ये नाभि का निर्देशांक मुझे दे रखा है, नाभि का निर्देशांक कितना दे रखा है 3, -4। तो अब आप इस परवलय का क्या निकालना, समीकरण निकालने की कोशिश करना उस उत्तर से। दो चीजें जिसको आप इससे अपन याद करने की कोशिश करेंगे, इसको करना, ये नेता का समीकरण है और एक परवलय की नाभि का निर्देशांक अपन ने दे रखे हैं, तो अपन को परवलय की समीकरण निकालनी है। ये सवाल भी बोर्ड परीक्षा में अपन से या फिर आरपीसी में अपन से पूछा गया है। एक देखना, एक नोट है समझना, नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य अर्धनाभिलंब के बराबर होता है, माना कोई परवलय है y² बराबर 4ax टाइप का, इसका नाभिलंब क्या हो गया, इसके लिए नाभिलंब तो हो गया अपने पास 4, क्योंकि उसने कहा माना कि कोई ये परवलय है, ये कोई नाभि जीवा है, नाभि जीवा का ये इसको मान लेता हूं बी और इसको मान लेता हूं सी। तो उसने कहा है कि नाभि जीवा का जो हरात्मक माध्य है, मतलब 1/b + 1/c/2 बराबर नाभि लंब का क्या होता है, अर्ध नाभि लंब होता है, तो मतलब 1/2 है, ये होता है, ये याद रखना है अपन को। कॉपी करवा चुके इसका। क्या कहा, नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य अर्ध नाभि लंब के क्या होता है, बराबर होता है। इससे संबंधित एक सवाल अपन से पूछा गया, और ये सवाल आया हुआ है अपने हाँ, ये सवाल आया आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में सवाल पूछा, फिर पूछ लिया आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में, इसके पहले 13 में पूछ लिया। तो ये सवाल अच्छा क्या कहा है इसने, यदि बी और सी परवलय, अब परवलय चेंज किया है उसने, बस परवलय चेंज किया है तो अपन को कुछ नहीं करना, तो इसी को रहने देते हैं, साथ में दूसरा परवलय बनाते हैं। उसने कहा है, इसमें थोड़ा सा है, छोटे से टाइप में हो जाएगा ये तो, यदि बी तथा सी परवलय y² बराबर ax के नाभीय जीवाखंड, मतलब उसने कहा है कि ये कोई परवलय है, परवलय का समीकरण दे रखा है, उसने y² बराबर ax, केवल ax दे रखा है, तो नाभिलंब तो क्या हो गया, यहाँ से नाभिलंब है a, और अर्ध नाभिलंब क्या हो गया अपना, अर्ध नाभिलंब हो गया a/2। चलो ठीक है। उसने कहा है कि जो नाभ्य खंड है, एक तो बी है और एक सी है, चलो ठीक है, बी और सी कर दिया। तो उसने पूछा है कि इनके मध्य संबंध क्या होगा, तो उसने संबंध सीधा कुछ नहीं करना, देखो क्या संबंध होता है, नाभि जीवा के खंडों का हरात्मक माध्य, मतलब खंडों का हरात्मक माध्य ले लो 1/b + 1/c/2 का हरात्मक माध्य अर्ध नाभिलंब के बराबर होता है। तो अर्ध नाभिलंब सूत्र में क्या है, इस सवाल में क्या है, a/2। अब क्या हुआ, इसको उधर हल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/b + 1/c बराबर 4/a, अब निकालना है a का मान, तो a का मान निकाला तो क्या आ गया, a बराबर 4bc/b + c, और ये उसने पूछा था, 2 बार पूछा हुआ है आरपीसी के अंदर, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर, इस प्रकार से अपन ने किया है।
देखो यहाँ 4ax था इसलिए नाभिलंब 2a हो गया था, और नाभिलंब तो 4 है और नाभिलंब क्या हो गया था 2a हो गया था। जब यहाँ मैंने क्या कहा नाभिलंब क्या होता है, एक घातीय चर के गुणांक को क्या बोलते हैं अपन, नाभिलंब कहते हैं। नाभिलंब की लंबाई होती है और एक घातीय चर को मैं -1 बराबर लिखता हूँ तो उसको नाभिलंब की समीकरण से प्राप्त करते हैं, और एक घातीय चर को जब मैं a बराबर a लिखता हूँ तो उसे मुझे नियता का मान मिलता था। चलो लास्ट 2 सवाल बचे हुए हैं जिसको करते हैं। एक से अपन जानते हैं, ये भी सवाल पूछे गए फेवरेट एग्जामिनर के, वन लाइनर याद रखते हैं। ये पहले अपन ने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट था उसमें भी बताया और वापस एक बार फिर रिपीट करते हैं। मैंने ये कहा था कि जो कोई प्रबल होता है उसके किसी भी बिंदु से उस पर अधिकतम कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। ये सवाल भी कई बार पूछा जा गया है कि एक बिंदु से परवलय पर अधिकतम 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं। कैसे बताया था, मैंने यूं कहा था कि जो परवलय की जो अभिलंब का समीकरण होता है, अभिलंब का समीकरण लिखते हैं y बराबर mx माइनस 2am प्लस m क्यूब। अब यहां से मुझे पता चल रहा है कि m के अंदर मुझे 3 घात की समीकरण मिल रही है। m क्या हो रहे हैं अपने पास ढाल, उन रेखाओं की ढाल, अगर मैं यहाँ अभिलंब के लेके रहा हूं तो अभिलंब की ढाल, तो अधिकतम कितने अभिलंब बन रहे हैं, 3 अभिलंब बन रहे हैं। इस m के कितने मूल हो सकते हैं, 3, मतलब 3 ढालें हो सकती हैं, 3 ढाल हो सकती है, उसका मतलब क्या, 3 अलग अलग रेखाएं हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 3 अलग अलग रेखाएं हो सकती है। तो मैंने कहा था जब मूलों का योग यहाँ मैंने बिंदुपथ लिया था, जब मैं h के मैंने x और y को मान लिया था, तो मैंने देखा था कि मुझे जो m1 प्लस m2 प्लस m3 का जो योग आ रहा था वो मुझे 0 प्राप्त हो रहा था। और यहाँ से 2 और रिजल्ट देखे थे अपन ने, मतलब ये कहा था कि अभिलंबों के ढालों का बीजीय योग 0 होता है, और साथ में ये भी कहा था अभिलंब के पादों की कोटियों का बीजीय योग भी 0 होता है। इसके पहले जब मैराथन क्लास देखी थी उसमें ये चीज सिद्ध की थी। तो याद रखना कि एक बिंदु से एक और प्रबल है, जैसे इस प्रकार का y स्क्वायर बराबर 4ax, तो इस पर कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, 3 अभिलंब। लेकिन ये सवाल कम से कम 4 से 5 बार पूछा, और साथ में एक और सवाल पूछा उसने कि y बराबर y स्क्वायर 4ax कोमा x स्क्वायर 4ay पर उभयनिष्ठ अभिलंबों की संख्या कितनी है। इसमें कहा है कि ये 2 प्रकार के प्रबल हैं, मतलब इस प्रकार के, एक तो इस प्रकार का और एक इस प्रकार का। तो इसके अंदर कुल कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, अब इन दोनों प्रबल में कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं ये उसने कहा। अब इसमें क्या करेंगे, अब देखो जो ये वाला प्रबल था इसके लिए अभिलंब का समीकरण ये हो गया, समझने की बात है, लॉजिकल बात है। दूसरा जब ये प्रबल अपन ने देखा, ये वाला जब अपन प्रबल देख रहे हैं, अपन सवाल क्या था, 2 प्रबल के मध्य, हाँ इसने कहा है कि 2 प्रबल के मध्य कितने अभिलंब खींचे जा सकते हैं, ये 2 प्रबल दिया है। तो अब देखो इस वाले प्रबल के लिए भी अभिलंब का समीकरण हो गया, और दूसरे वाले जो y वाला इस वाले प्रबल के लिए अभिलंब का समीकरण क्या होगा, देखो y बराबर mx प्लस y 2b mx प्लस 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर, इस टाइप का। अब मैं देखता हूं कि इसका अभिलंब, इसके अभिलंब और इसके अभिलंब एक ही, तो विशिष्ट अभिलंब वो संख्या पूछी, इसके अभिलंब इसका अभिलंब एक ही है, तो मैं अचर गुणांक है वो बराबर है, इन दोनों के अचर गुणांक बराबर है, m क्यूब बराबर 2b प्लस b अपॉन m स्क्वायर, यही है। अब यहां से मैं देखूं तो मुझे m में कितनी घात का समीकरण मिल रहा है, 5 घात का समीकरण। तो मैं क्या कहूंगा कि जो ये दोनों प्रबल हैं इसमें जो उभयनिष्ठ जो मुझे अभिलंब मिलेंगे वो अधिकतम कितने मिलेंगे, 5, क्योंकि मुझे m में कितनी घात का समीकरण मिला, m में 5 घात का समीकरण मिला, तो 5 घात का मुझे क्या मिलेगा, 5 अभिलंब मुझे मिल सकते हैं। तो ये सवाल, दोनों सवाल है जो एक लाइनर है और दोनों ही पूछे गए हैं। कारण क्या है, कारण बता ही दिया कि अभिलंब का 3 घात का समीकरण होता है, तो अधिकतम कितने अभिलंब, 3। जब दोनों का अचर पदों की गुणांक, अचर पदों की जब तुलना की, मतलब दोनों अचर, यदि अभी उभयनिष्ठ अभिलंब पूछ रहा है तो दोनों के अचर पद बराबर होंगे। जब इसलिए मैंने अचर पद बराबर किए तो मुझे m में कितने घात की समीकरण मिली, 5 घात की समीकरण मिली। तो इससे अपन ने क्या निकाल लिया कि 2 जब प्रबल दे रखे हैं y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay टाइप के, तो उभयनिष्ठ अभिलंबों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। अब देखते हैं कोई और सवाल बचा हुआ है क्या, हाँ हो गए लगभग।
हाँ, ये सवाल थे जो अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। और एक सवाल जो आपको दिया मैंने कि अनियता का समीकरण उसने दे रखा है और नाभि का समीकरण दे दिया, तो उससे हम लोग को प्रविलीय का समीकरण ज्ञात करना। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, लॉजिकल सवाल होते हैं तो वन लाइन में हो जाते हैं, क्या है समझना। इसके बारे में तो कारण पता चलना था कि एक बिंदु से विलंब पर 3 अभिलंब और 2 अभिलंब जब उनके अभिनिष्ट अभिलंब देखे तो उसमें 5 अभिलंब ज्यादा से ज्यादा खींच सकते थे। कारण बताया कि जब एक अभिलंब होता है तो उसके जो विलंब का समीकरण होता है डाल रूप में, तो उसमें अधिकतम m की घात 3 होती है, तो अधिकतम 3 विलंब किए जा सकते हैं। ऐसे जब अपने उपनिषद विलंब की बात की तो वहां पर अपने अचर पदों की गुणांकों की तुलना की, तो वहां से लग रहा है जैसे मैंने m को इससे गुणा करूंगा तो m की घात 5 मिल जाएगी, तो m की घात अधिकतम 5 बनती है, तो अधिकतम 5 बनने के कारण मैं कह सकता हूँ कि अभिलंबों की जो संख्या होगी वो 5 होगी। तो धन्यवाद। इसी प्रकार से अपन लगातार मैराथन क्लास देखते रहेंगे। जो अगली मैराथन क्लास होगी वो दीर्घवृत्त से संबंधित होगी, वो शायद अगले संडे को अपन करने वाले हैं। धन्यवाद।